बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। फैसला आया रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने उसको आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। उसके बाद एक बहस जारी है कि अब लगभग हम ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं 13 अगस्त को। आज से ठीक 1 महीना और 2 दिन के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो दौर है बतौर चीफ जस्टिस वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस 1 माह और 2 दिन के दौर में कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो आ सकते हैं, क्योंकि ये जो फ़ैसला है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के हवाले से, इसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ा दावा कर रही है कि इससे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मुतासर नहीं होते। उनको तो जो 5 साल की नाअहली इलेक्शन एक्ट में क्योंकि कर दी गई है, लिहाजा इसका असर, इस फ़ैसले का, इस कानून का वो कोई रिलीफ नहीं दे रहा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। तो अब कुछ सवालात हैं। एक है कि जो इलेक्शंस का मामला था, जो इलेक्शंस के हवाले से 14 मई की तारीख दी गई थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसमें मौजूदा जो अभी जा चुकी है हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, उन लोगों ने अमल दरामद नहीं करवाया। क्या वो उसके हवाले से कोई फ़ैसला आ सकता है? और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट की जा सकती हैं उमर अता बंदयाल के जो बाकी मानदा दिन रह गए हैं? सदीक जान साहब, सुप्रीम कोर्ट आप कवर करते हैं, बेंचों की तश्कील कैसे होती है, कौन से मामलात हैं? आपकी गालिबन एक मुलाकात भी हुई थी, उस मुलाकात का भी बड़ा चर्चा रहा। लेकिन एग्जैक्टली इस वक्त कौन से ऐसे आइनी कानूनी मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, पहले तो उनकी बात कर लेते हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। एक केस है, ओवरऑल अगर आप बात करें तो उसका फ़ैसला बहुत बड़ा फ़ैसला होगा जो पाकिस्तान के अदालती तारीख के हवाले से इंपॉर्टेंट होगा और मौजूदा हालात के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद फिर मैं आता हूँ शरीफ ख़ानदान के लिए केस इंपॉर्टेंट कौन सा है। ये जो पहला केस है वो तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है। और मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में देखें, एतजाज़ एहसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पैगाम दिया था इन जजेस को जो इस वक्त 6 रुकनी बेंच सुन रहा है। उन्होंने कहा, देखें, उन्होंने फिर एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा, इफ्तिखार चौधरी साहब का जब रेफरेंस चल रहा था तो इफ्तिखार चौधरी साहब का वो जो उनके ख़िलाफ़ सदर ने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा था और उस रेफरेंस को उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस वक्त कहते हैं कि किसी ने आकर बताया कि बेंच करने जा रहा है कि वो रेफरेंस भी बहाल रखेंगे और इफ्तिखार चौधरी साहब को भी बहाल कर देंगे, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो एतजाज़ साहब कहते हैं, अगले दिन मैं आया, मैंने आके जजेस को कहा, फुल कोर्ट था उस वक्त, मैंने कहा कि ये नहीं कहा कि किसी ने आके इन्फॉर्मेशन ये दिया कि आप ये करने जा रहे हैं या ये कर सकते हैं। कहते हैं, मैंने कहा कि शायद आप लोगों के जहन में ये हो कि हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन कर देते हैं, दोनों को 50-50 जो है वो जीत दे देते हैं तो दोनों खुश हो जाएं। कहते हैं, अगर आपके जहन में ये है तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मुझे ना आधी शिकस्त चाहिए ना मुझे आधी जीत चाहिए, आधी फ़तह चाहिए। या मुकम्मल फ़तह लूँगा या मुकम्मल शिकस्त लूँगा, बीच की चीज़ नहीं लूँगा। और उन्होंने कहा कि मैंने उन जजेस को कहा कि ये आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जितने भी चीफ जस्टिस हैं, जब से कोर्ट रूम सुप्रीम कोर्ट बनी है उनकी तमाम चीफ जस्टिस की तस्वीरें लगी हुई हैं। और कहते हैं, मैंने उन्हें कहा कि ये जिस चीफ जस्टिस की तस्वीर लगी हुई है ना, तो ये उसने खुद सेलेक्ट की थी कि ये तस्वीर लगानी है। कोई पाबंदी नहीं है कि कोई और, वो खुद सेलेक्ट करता है कि मेरी ये तस्वीर लगानी है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में। कहते हैं, मैंने उन्हें कहा आप करें ये फ़ैसला 50-50 वाला, ठीक है, नहीं आप करें कि ये मतलब निकालें इफ्तिखार चौधरी को, करें फारिग, या इफ्तिखार चौधरी की जो तस्वीर लगेगी ना वो वाली लगेगी जिसमें उनको बालों से पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो तस्वीर जो है यहाँ पर लगेगी। फिर तारीख फ़ैसला करेगी कि आपको भी तारीख किन अल्फाज में याद करेगी और इसको किन अल्फाज में याद करेगी। उन्होंने इस बेंच को भी ये पैगाम दिया कि देखें, 50-50 नहीं, कि आप अगर ये कहते हैं कि अपील का हक दे दें और फेयर ट्रायल ऐसे कर लें, तो फिर आप कहते हैं ये नहीं, कहते हैं या कहो कि ट्रायल हो सकता है या कहो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। एक तो ये सबसे बड़ा फैसला हो। दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो नैब तरमीम वाला है। नैब तरमीम से पहले ज़रा आप मुझे उसका भी तो बताएं ना, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो तो उठ जाएगा ना। वो तो जब इसका ये 3 जजेस ने जो बता दिया है तो वो भी उठ जाएगा ना, जब उन्होंने ये चीज़ तय कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से जो चीज़ें आइन में दर्ज हैं वो या तो आप आइन में जाके तरमीम करें, आप सिंपल कानून साजी के ज़रिए कुछ नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनको आइन के बाद वो रूल्स हैं, कानून नहीं है। कानून के ज़रिए सिंपल कानून साजी से आप उन्हें अमेंड नहीं कर सकते। अच्छा, जो नैब तरमीम है उससे फ़ायदा ज़ाहिर है कि किसी न किसी को तो हुआ ना। और ख़ान साहब लेके गए हैं केस, कौन कौन लेके गए हैं पार्टीज? देखें, इमरान खान है उसमें मेन,
और इमरान खान साहब ये केस लेकर गए थे, ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए थे, और ये आप कह सकते हैं कि जो बहुत सी ऐसी तरमीम जो कि नज़र आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट उन पे कायल नहीं थी, जो हुकूमती जो वकला थे उनसे, अटॉर्नी जनरल के दलाइल से। इस केस में 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं, एजाजुल हसन साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब हैं। इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है, जो पर्सन स्पेसिफ़िक कवानीन हैं, जो तरमीम हैं, जो ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ के लिए की गई, मुझे लगता है कि वो तो उड़ जाएंगी और बहुत सी ऐसी तरमीम उड़ जाएंगी। पहले तो आप मुझे बताएं, आपको ये लगता है कि ये फैसला ये आ जाएगा अगले 100%? 100 क्यों? देखें, उसकी वजह ये है, बहुत अरसे से फ़ैसला महफूज हुआ है और उमर बंदयाल साहब ने जो बड़े चंद फ़ैसले सुनाने हैं उनमें से एक है, ये तो 100% आना है। सही, ये तो 100% आना है, बस टाइम देखना है। अब ये अफेक्ट कैसे करेगा? ये अफेक्ट कैसे करेगा? कौन से केसेस, कौन कौन से मामला? अगर सुप्रीम कोर्ट उन तरमीम को उड़ा देती है तो जितने केसेस में शहबाज शरीफ बरी हुए हैं टेक्निकल बुनियादों पे, दीगर जो नैब के मुलजिम बरी हुए हैं, इस हुकूमत जो गई है इनमें बैठे हुए, उन सब के केस रिवाइव हो जाएंगे। क्योंकि उस पर कभी लंबी बात हो सकती है। उसमें इन्होंने किया ये कि इन्होंने नैब तरमीम के साथ ये किया कि केस ख़त्म हो जाएगा, नैब कोर्ट भेजेगी वापस नैब को कि अब हमारे इदारे इख्तियार में नहीं है। और पहले ये था कि वो चेयरमैन नैब, इन्होंने कहा था कि वो नैब और चेयरमैन नैब ना मुख्तलिफ फोरम्स में भेज देंगे कि आपका दायरा इख्तियार है। फिर इन्होंने ये भी चेयरमैन नैब को इख्तियार दे दिया कि वो बिल्कुल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दे। फिर इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था, इसमें केस में किया था, या एक और केस जिसका अगला हवाला देने लगा हूँ, उसमें किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी करप्शन स्कैंडल थे, मेगा करप्शन स्कैंडल थे, उनका डाटा सारा मंगवाया, उनका रिकॉर्ड सारा मंगवाया, उसको डिजिटलाइज करवाया। एक कॉपी उसकी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, हार्ड कॉपी भी, सॉफ्ट कॉपी भी, उधर भी महफूज करवाया सारा वो चीज़ें, ताकि रिकॉर्ड ना तो रद्द बदल हो ना ही वो गुम हो। ये हो गया। एक तो नैब तरमीम वाला केस, मुझे लगता है कि जेल में बैठा हुआ इमरान खान ये केस जीतने जा रहा है। जितना ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए थे, मुझे तो लगता है कि वो ये बड़ा मुकदमा जो है वो जीत जाएंगे। उनका केस जो है, जो उनकी इस्तदाएँ थी, वो मोस्टली मुझे लगता है कि एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो शरीफ ख़ानदान के जितने हमने केसेस देखे, जो नैब से जहाँ जहाँ पे रिलीफ मिला, कुछ मेरा ख्याल है कोई जायदाद और उसके ज़ब्तगी का मामला था, कहीं पर सील हुई भी थी, उसके हवाले से भी फैसले आ गए, सॉफन अप हो गए। तो अब आप कह रहे हैं कि वो रिवाइव हो जाएंगे? वो रिवाइव हो जाएंगे। फिर इसमें एक तीसरा जो केस है वो है, एक तो इसमें भी देखना होगा कि जब अभी रिव्यू उड़ाएगा ये सुप्रीम कोर्ट 14 मई के इलेक्शन वाली, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि रिव्यू उड़ गया ना, 90 दिन में इलेक्शन कराना था, फिर आगे क्या कंटेम्प्ट लगेगी? कंटेम्प्ट लगेगी किसके? हुकूमत तो जा चुकी है, इलेक्शन कमीशन पे लगेगी। क्या होगा, किस तरह होगा? वो तौहीन अदालत का मामला तो यह है कि अब यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर जो तौहीन अदालत लगी थी वो तो 30 सेकंड की सजा थी। नहीं, वो 30 सेकंड की नहीं थी, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट थी। कंटेम्प्ट अगर सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती ना, वो पहले कर लेती, उनका इरादा नहीं नजर आया कंटेम्प्ट। फिर अब क्या होगा? यानी रिव्यू अभी चलो जवाज़ है ना इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन ना कराने का, ये मर्दमशुमारी वाला मामला, और ये सारा भी इसी केस में भी टेकअप हो सकता है रिव्यू में। क्या इसको आर्टिकल 254 में कवर कर लेंगे? 90 दिन जो एक्सीड हुए हैं और इलेक्शन नहीं हुआ उन डायरेक्शंस के, जो अप्रैल में होना था एक्चुअली, और फिर 14 मई का तक उसको रिलैक्स कर दिया था। उस बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट फिर अगली कोई तारीख दे देगी? सही, क्योंकि इन्होंने कानून तो बदल दिया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से जो डिसीजन है, उस डिसीजन पे बहुत सारे सवाल मौजूद हैं कि 2 सूबों में निगरान वज़राए आला थे जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठकर एक फ़ैसला दे देते हैं और उस फैसले के तहत हुकूमत या इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम नहीं करवाना है। अब आइन की किताब उठाएं, आइन में वाज़े तौर पर दर्ज है कि असम्बली वक्त से पहले तहलील हो जाए तो 90 रोज़ में इंतखाबात होने। तो 90 रोज़ का मतलब तो यह है कि अब ये आइन तो तब्दील नहीं हुआ ना, आइन तो वही मौजूद है। क्या ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट अगले? बिल्कुल ये जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है। अच्छा, अब एक तो ये भी ये वाला मामला है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। नैब तरह एक केस में वो केस चल रहा था, वो आगे बढ़ सकता है दोबारा लग के। वो 5 रुकनी बेंच बना था जिसमें जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने एक नोट लिखा था, उस पर चीफ जस्टिस ने सुमोटो लिया था, और वो नोट ये था जिसमें उन्होंने कहा था कि नैब में इन्होंने तब्दीलियाँ की, तकर्रियाँ की, FIA में की, एंटी करप्शन में की, ये सारी। तो ये वो जब वो सारा हुआ था तो जो इनके केस से मुतालिक एक शख्सियत, उनको भी हार्ट अटैक हुआ और वो उनकी डेथ हुई और ये सारी चीज़ें। अब इसमें वो केस भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें फ़ैसला दे देती है कि क्योंकि इनके अपने केसेस ये करवा के ये ख़ुद को इन्होंने बरी करवाया था और ना नैब ने ना FIA ने अपीलें की ऊपर हाई कोर्ट्स में, ये अगर उसमें डायरेक्शन आ जाती कि वो सब अपीलें करें ऊपर हाई कोर्ट्स में, सही, वो भी एक बड़ा मामला होगा।
देखिए फ़ैसले तो बहुत से महफूज हैं, लेकिन ये 4-5 ऐसे फ़ैसले हैं जो मुझे लगता है कि जिनका जो भी नतीजा आएगा वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सही, देखते हैं जनाब। अब ज़ाहिर है कि वक्त जो और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें नैब वाला इसलिए है कि अगर उसमें नैब की तरह मुड़ जाती हैं तो केसेस रिवाइव हो जाएंगे सारे। और रिवाइवल ऑफ केसेस का मतलब ये है कि कोई आखिरी को चांसेस थे कि मियाँ साहब आएंगे, कानून का सामना करेंगे, तो वो शायद उस तरीके से नहीं हो पाएगा। बहरहाल देखें जनाब, 1 महीना 2 दिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, उन्होंने ये भी देखना है कि वो क्या लेगेसी छोड़ कर जाते हैं, एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसके फ़ैसलों पर उसके दौर में अमल दरामद नहीं हुआ। और जब पहले तो शायद आपके पास कोई वो थी कि जनाब हमलावर है पूरी सुप्रीम कोर्ट और उसके दरमियान ठनी हुई है, आप अदालती तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं जिसको आप जुडिशल रिस्ट्रेंट कहते हैं। तो अब जो वक्त है, इस वक्त के दौरान इन फैसलों के आने और या ना आने के हवाले से कोई ज़्यादा लंबा वक्त नहीं रह गया। आप भी यहीं पर हैं, हम भी यहाँ पर हैं, सारे मामले को देखते रहेंगे। अब तक के लिए इतने, मुझे सिद्दीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।